हेलो बच्चों। तो कल हमने सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शंस थी वो अल्कोहल्स की देखी, ठीक है भाई। अब आज जो डिहाइड्रेशन अल्कोहल सब्स्टिट्यूशन से हमें क्या मिला? सब्स्टिट्यूशन से हमें अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड्स मिले, है ना, हैलोजेंस या हेलो एल्केन्स मिले। अब अल्कोहल से हमें एल्कीन्स मिलने चाहिए, ठीक है। उसके लिए ये रिएक्शन तुम ऑलरेडी देख चुके हो जब तुमने एल्कीन पढ़ा था, ठीक है, हाइड्रोकार्बन 11th में। इसमें क्या होता है कि तुम्हारा जो अल्कोहल है, अल्कोहल से OH और उसके बगल वाले कार्बन से H, ठीक है, तो H2O वाटर निकल जाता है, इसलिए इसे डिहाइड्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन क्या हुई? एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक। तो ये रिएक्शन भी E1 E2 दोनों टाइप की होती है। पहले इनकी मैकेनिज्म देखते हैं, फिर उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो होता क्या है अभी मैं बता रहा हूँ E1, ठीक है। अगर मान लो तुम्हारे पास एक अल्कोहल है, लेट्स से दिस, ठीक है, इसमें एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट डाल रहा हूं, ठीक। तो क्या हुआ, यहां से ये निकलेगा और यहां से ये निकल जाएगा, तो क्या बनेगा? RCH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली जैसा अभी ऐसा बना रहा हूँ यही बने, इसमें अलग प्रोडक्ट भी बन सकता है, इन द सेंस कि अगर E1 होगा तो यहाँ पर पहले इंटरमीडिएट बनेगा कार्बोकैटायन, और कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, ठीक है। तो इसमें लिखते हैं सबसे पहले कि जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स हैं वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं। या तो तुम्हारा H2SO4 है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, और सेकेंड कॉन्सेंट्रेटेड H3PO4। हालांकि इसमें और भी होते हैं बहुत सारे, ठीक है। इन दोनों को ही हम देखेंगे। इसकी अगर मैं बात करूँ इन दोनों में, दिस वन इज़ बेटर, ये बेटर होता है, ठीक है जी, कॉन्सेंट्रेटेड। ये तुम्हारे डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स हो गए, गॉट इट, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म देखते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे पास RCHOH है, CH3 है मान लो, ठीक है, ऐसा कुछ है। H यहीं से निकलना है, मैं ऐसा बता देता हूँ। सबसे पहले H+ का अटैक होता है। H+ का अटैक कैसे होगा? ये जो O के इलेक्ट्रॉन्स है ये इस पर अटैक करेंगे, अटैक करेंगे तो क्या बनेगा? फिर से प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनेगा, ठीक है। प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गया, उसके बाद क्या होगा? ये भाई साहब अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके भाग जाएंगे यहाँ से, -H2O, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा? RCH CH3 यहाँ पे। तो ये क्या है तुम्हारा? दिस इज रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन, और अगर कार्बोकैटायन है तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, तो मे रीअरेंज, ठीक है जी, दे में रीअरेंज। अगर रीअरेंज हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो बस यहाँ से जो ये बेस है कौन सा, OSO3H-, ये जो बेस है वो यहाँ से जो H है इसको लेके चला जाएगा, ठीक है। ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दे जाएगा, इधर तो बन जाएगा तुम्हारा RCH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। दोबारा बोल रहा हूँ, ये यहाँ पे बन चुका था, इसमें से ये जो बेस है इसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो लेके निकल गया H को, ठीक है। तो यहाँ पर -H2SO4 निकल गया, तो शुरुआत में H2SO4 था वही लेके निकल गया, और बाकी तुम्हारे ये बच गया, तो तुम्हारे यहाँ पे एल्कीन आ गया। ये तुम्हारा डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट हुआ अल्कोहल का, ठीक, क्लियर होगी बात। तो इस केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पर कार्बोकैटायन बन रहा है, इसलिए अगर हम देखें तो दिस पर्टिकुलर वन इज़ फास्ट, दिस वन इज़ स्लो RDS, और ये फिर से फास्ट होता है, ठीक है। तो
तो तुम देख रहे हो कि ये वाला जो पोर्शन है ये स्लो है और इस वजह से हम कह सकते हैं ये E1 है, ठीक है, ये E1 है। गॉट इट। तो E1 कहाँ पे होगा? जहाँ पर अच्छा कार्बोकैटायन बन सके, जहाँ पर अच्छा कार्बोकैटायन बन सके। जहाँ नहीं बन सकेगा वहाँ पे E1 नहीं होगा, वहाँ E2 हो जाएगा। ठीक, क्लियर होगी बात? तो जैसे ये हो गया रिएक्शन इंटरमीडिएट यहाँ पे बना, इसने एक प्रोटॉन यहाँ से उठाया, इसने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दिए, प्रोटॉन इसके साथ चला गया और इस पे नेगेटिव चार्ज था, इस पे पॉजिटिव चार्ज था, दोनों मिलके डबल बॉन्ड बना लिया। गॉट दिस? ठीक है जी। अब तुम कह सकते हो कि सर यहाँ पर आपने H+ का अटैक कराया, ओके कराया, लेकिन यहाँ पर आपने एलिमिनेशन करा दिया, लेकिन HI के केस में भी यही हुआ था, H+ का अटैक हुआ था, ठीक है, और उसके बाद I- का न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ था। I- ने H+ मतलब एज अ बेस H+ को एब्स्ट्रैक्ट नहीं किया। ऐसा क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो I- है उसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर उसके बेसिक कैरेक्टर से ज़्यादा होता है, और इसका ये जो यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस है सल्फ्यूरिक एसिड का, ठीक है, ये इसका बेसिक कैरेक्टर जो है वो इसके न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर से ज़्यादा होता है। इस वजह से दिस इज बिहेविंग लाइक अ बेस ओवर हियर एंड I-, Br- और Cl- बिहेव लाइक अ न्यूक्लियोफाइल ओवर देयर। गॉट दिस? ठीक है, तो पहले इसको लिख लो, इसमें बोल रहा हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल क्यों बोलते हैं? रिमूवल ऑफ H2O की वजह से, ठीक है। इसकी पूरी की पूरी वो लिख लो, रिएक्शन यहाँ पे जो मैंने लिखी है इसमें लिख दो, जो पॉइंट अभी मैंने बोला उसमें लिखो। I- इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल दैन बेस एंड SO4H-, ठीक है, सल्फेट आयन जो है, बाइसल्फेट आयन, सॉरी, बाइसल्फेट आयन जो है दैट इज अ बेटर बेस दैन न्यूक्लियोफाइल, दैट्स व्हाई इट इज बिहेविंग लाइक अ बेस ओवर हियर इंस्टेड ऑफ अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो ये न्यू सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बजाय एलिमिनेशन रिएक्शन ज़्यादा देता, ठीक है। क्लियर होगी भाई? इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो कि तुम्हें लिख लेने चाहिए। वो पॉइंट्स क्या क्या हैं कि भाई पहली चीज़ कि इसका इंटरमीडिएट जो है वो कार्बोकैटायन है, तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। अभी कुछ एक एग्जांपल्स देख लेंगे, ठीक है। सेकेंड इज इसका जो रेट है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? इसके कॉन्सेंट्रेशन के, RCH3OH2 प्लस इसके कॉन्सेंट्रेशन के, ठीक है। ऑर्डर इसका 1 है और मॉलिक्युलरिटी भी 1 है, ठीक है। तो अच्छा, इसमें SN1 नहीं होता, ये भी तुमको पता है, नो SN1 टेक्स प्लेस। क्यों नहीं होता भाई? क्योंकि डेफिनेटली भी तुम्हें इसका रीज़न मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, और जो एलिमिनेशन होगा वो ज़ाइत्सेव या एज योर बुक सेज सेजेव, ठीक है। दोनों नाम सेम है, बस प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है, स्पेलिंग भी अलग अलग हो गई, ठीक है। ये इस एलिमिनेशन के थ्रू, ये इस रूल के थ्रू ही होगा। गॉट दिस? ठीक है, एग्जाम्पल्स लेते हैं। ये तुम्हारी इनफैक्ट ये वाला जो क्वेश्चन था ना, ये जो मैंने बताया, तो तुम्हारे एनसीईआरटी में भी है। एनसीईआरटी में हालांकि एग्जैक्टली इस तरीके से नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में क्या दिया है कि I- इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल दैन बेस, ठीक है, सॉरी HI एंड H2SO4 आर बोथ स्ट्रॉन्ग एसिड्स। मैं देख क्वेश्चन बोल रहा हूँ, चाहे तो तुम इसको लिख लेना, ठीक है। देखो, HI एंड H2SO4 आर बोथ स्ट्रॉन्ग एसिड्स, बट HI ऑन रिएक्शन विद ROH gives substitution product या SN1, and H2SO4 on reaction with ROH gives E1, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था इसका आंसर कि जो I- होता है वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है एज कम्पेयर टू अ बेस, मतलब उसकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो ज़्यादा होती है उसकी बेसिसिटी से, और जो बाइसल्फेट आयन है उसकी बेसिसिटी है ज़्यादा होगी उसके न्यूक्लियोफिलिसिटी से, ठीक है। कुछ एक क्वेश्चंस देख लेते हैं जल्दी से।
ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करने की कोशिश करो। मैं सारे के सारे क्वेश्चन पहले लिख दे रहा हूँ, ठीक है, और कोशिश करना इन सबको करने की अपने आप से। जैसे ही मैं इसको एक बार लिख दूंगा, देन आई विल स्टार्ट डूइंग दीज क्वेश्चंस, ठीक है। ठीक है, ये इसको अगर तुम्हें उतारना है तो अभी भी उतार लो, मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, तो लिखो भाई। अगर मैं इसकी बात करूं, सबसे पहले क्या होगा, ये निकलेगा, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, ये निकलेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये इसके अलावा और कोई चारा नहीं है, कोई रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं है। यहाँ पर क्या होगा कि पहले यहाँ से निकला, इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये 1 डिग्री है और ये 4 डिग्री है। यहाँ से क्या करेगा, मिथाइल शिफ्ट होगा, तो 1 2 मिथाइल शिफ्ट आएगा, ठीक है। रीअरेंजमेंट होगी, एक बारी हो गया तो ये इस तरीके से आ जाएगा, और फिर इसके बाद इसमें 2 प्रोडक्ट्स निकलेंगे। एक तो मेजर प्रोडक्ट होगा जो कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगा, विच विल बी दिस, और एक प्रोडक्ट होगा दिस, ठीक है, ये मेजर हो जाएगा और ये माइनर हो जाएगा, ठीक है। तो इस वाले में भी देखो, इस वाले में OH अगर यहाँ से निकला तो ऑलरेडी ये पॉजिटिव है, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला, इधर पे तो एलिमिनेशन नहीं हो सकता, इधर भी H को नहीं निकाल सकता, इसके बगल वाले कार्बन से निकलेगा, तो मैं सीधे सीधे प्रोडक्ट बना रहा हूँ। यहाँ पर क्या आएगा, PH HCH2, ठीक है। यहाँ पर अगर तुम देखो तो सबसे पहले आएगा ये पॉजिटिव आ गया। अब जब ये पॉजिटिव आ गया तो 2 तरीके हैं इसमें, एक तो यह है कि ये डायरेक्टली प्रोडक्ट दे दे और या फिर रीअरेंज हो जाए। रीअरेंज अगर होगा तो रीअरेंज होने के बाद क्या आएगा, यहाँ पे 1 2 H माइनस शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट होगा। यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट होने के बाद क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से क्या होगा, H इधर जाएगा ना, ये 1 है और ये 2 है, 1 से 2 में गया, ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। अब 2 प्रोडक्ट बन जाएंगे, या तो ये बनेगा या फिर ये बन जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, माइनर होगा अगेन, और ये मेजर हो जाएगा, ठीक। इस वाले केस में क्या होगा, देखो इस वाले केस में सबसे पहले तो ये आएगा, देखो भाई OH2 को जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल है वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, रिंग एक्सपेंशन होगा या रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा। अगर रिंग कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो यहाँ पर रिंग कॉन्ट्रैक्शन का तो कोई मतलब बना नहीं, लेकिन यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन हो सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ से ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके इस पे चढ़ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, तो ये इस तरीके से आ जाएगा, देखो, ठीक है। ये 2 डिग्री हो गया और ये 3 डिग्री हो गया, तो यहाँ पर फिर से 1 2 H माइनस शिफ्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये अब यहाँ पर भी फिर से 2 प्रोडक्ट आ जाएंगे, 2 प्रोडक्ट, या तो ये आएगा, एक सेकेंड, या तो ये वाला आएगा या फिर ये वाला आएगा, ये फिर से माइनर हो जाएगा और ये फिर से मेजर होगा। इसमें रिंग कॉन्ट्रैक्शन क्यों नहीं हुआ ये सोचना एक बारी, ठीक है, क्योंकि रिंग कॉन्ट्रैक्शन होता, अगर पॉसिबल होता तो हमें साइक्लोप्रोपाइलियम मिथाइलियम आयन मिल जाता, जो कि बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है, तुम्हारा बेंजाइल से भी ज़्यादा स्टेबल होता है, लेकिन वो बनता नहीं है। क्यों, क्योंकि तुम अगर इसमें देखोगे तो अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ होता तब वो बनता, लेकिन पॉजिटिव चार्ज कहाँ था, यहाँ। तो कई बच्चे गलती कर देते हैं कि वो जैसे ये 4 मेंबर्ड रिंग देखते हैं वो 3 मेंबर्ड रिंग बनाए थे बिना किसी उसके मतलब तुक्के से, ठीक है। तो ये इसमें एक्सपेंशन ही होगा, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ होता तब कुछ ऐसा होता। गॉट इट, ठीक है। तो ये तुम्हारे कुछ एग्जाम्पल्स हो गए।
ऐसे कुछ एक एग्जांपल्स और लेते हैं ज़रा हम, ठीक है। तो जस्ट अ मिनट। कुछ एक एग्जांपल्स लेते हैं भाई हम। ला 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 ला। ठीक है, हम सब ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी हैव कवर्ड। कुछ एक क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। रुक जाओ, 2-4 एग्जांपल देख लेते हैं बस, ठीक है। एग्जांपल क्या क्या है? ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे लेट्स से हमारे पास ये है, ठीक है। मैं लिखते जा रहा हूँ, तुम इन सबको खुद से करो, ठीक है। और कोई है क्या? ठीक है जी। तो अगर तुम इसमें देखो, वही अगर H2SO4 तुम डालते हो तो यहाँ से पहले ये निकलेगा, इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो क्या आएगा यहाँ पर ये आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ से 2 प्रोडक्ट आएंगे, एक तो आएगा ये वाला जो कि मेजर प्रोडक्ट होगा, और एक आएगा ये वाला जो कि माइनर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। मेजर, ये हमेशा मैं यही गलती क्यों करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर तो सिंपल है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पर क्या है भाई, CH3CH3CH3, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब तीनों में से कहीं से भी एक H निकाल दो, सेम ही प्रोडक्ट आएगा, ठीक है जी। तो ये तुम्हारे कुछ एग्जांपल्स हो गए इसके, गॉट इट। तो डिहाइड्रेशन तुम्हारा इस तरीके से हो जाएगा कंप्लीट, गॉट इट। देखिए, एक और तरीके का डिहाइड्रेशन होता है जिसमें एल्कीन्स नहीं बनते, इसमें ईथर्स बनते हैं, ठीक है। इसमें ईथर्स बनते हैं, वो कैसे बनेंगे देखो, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है ना, और इसमें ईथर्स बन रहे हैं, ठीक है जी। वो कैसे बनेंगे देखो इसको, ठीक। अगर मान लो तुम्हारे पास इस तरीके से है, देखो ROH प्लस OH R, ठीक है। H प्लस है, यहाँ पे हीट दिया है, बहुत ज़्यादा हीट नहीं करना है इसको, ठीक है। अगर तुम इस तरीके से करते हो तो यहाँ पे से भी तुम्हारा H2SO4 H2O निकल जाएगा, ROR पर मिल जाएगा तुमको, गॉट इट। तो लिखो इसमें प्राइमरी अल्कोहल्स, इसमें लिखो प्राइमरी अल्कोहल्स व्हेन हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ, प्राइमरी alcohols when heated in the presence of acids such as H2SO4। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में नहीं होगा, थोड़ा सा डाइल्यूट फॉर्म में होगा, सच एज H2SO4 अंडरगो इंटरमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन। वो इंट्रामॉलिक्यूलर मतलब खुद ही मॉलिक्यूल के अंदर ही एलिमिनेशन हो रहा था, यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर है, ठीक है। अगर तुम्हें इसको थोड़ा क्लियरली देखना है तो ये जो है इस तरीके से जाएगा भाई, ठीक है। तो ठीक है, तो लिख लो इसमें अंडरगो इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन टू फॉर्म ईथर्स, नॉट एस्टर्स, ईथर्स, ठीक है जी। अच्छा, अगर ये टेम्परेचर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ CH3CH2OH, अगर मैं इस टेम्परेचर को 180 डिग्रीज़ पे रखूँ, वही H2SO4 है लेकिन टेम्परेचर में 180 डिग्रीज रखूँ तो यही मेरे को क्या देगा, एल्कीन, ठीक है। और अगर यही टेम्परेचर में 140 डिग्रीज रखूँ विद H2SO4 तो क्या होगा, ये मुझे ईथर देगा, ठीक है।
क्लियर है क्या? तो इसको लिख लेना, इंपॉर्टेंट है ये, कई बार पूछा गया है। टेम्परेचर 140 दे देगा और फिर पूछेगा प्रोडक्ट क्या है, तो 180 पे तुम्हें पता होना चाहिए कि या ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो तुम्हें एल्कीन मिलेगा, कम टेम्परेचर होगा तो ईथर मिल जाएगा। तो इसमें लिखो दिस मेथड इज़ नॉट यूजफुल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दिस मेथड, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हें सिमेट्रिकल ईथर मिल रहे हैं, ठीक है। ईथर दो प्रकार के होते हैं, सिमेट्रिकल और इस अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मतलब ये जो एल्काइल ग्रुप है O के इस तरफ, वही एल्काइल ग्रुप राइट साइड पे भी होना चाहिए। अगर ये दोनों डिफरेंट है तो अनसिमेट्रिकल हो जाएगा, ठीक है। तो लिखो दिस मेथड इज़ नॉट यूजफुल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल ईथर्स बिकॉज रिएक्शन लीड्स टू मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स, बिकॉज रिएक्शन लीड्स टू मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स। मान लो इंस्टेड ऑफ दिस आई पुट दिस ओवर देयर, ठीक है ना, तो मुझे दो प्रोडक्ट मिलेंगे सेम, ये H+ और हीट में मुझे 3 प्रोडक्ट्स मिलेंगे, नॉट 2। ठीक है, फिर इनको सेपरेट करना वो एक अलग अपने आप में पेन होता है, ठीक है। तो वी डोंट डू दैट। ओके, तो दिस इज़ वर्किंग वेल। चलो जी, अब हम नेक्स्ट क्लास ऑफ इनकी रिएक्शंस देखते हैं, विच इज़ एस्टेरिफिकेशन। ठीक है, ये एस्टेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्टेरिफिकेशन के अलावा ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रिएक्शंस हैं, इसके अलावा बाकी सारी रिएक्शन नहीं है। देखो, अगर हम देखें तो एल्केन इससे डायरेक्टली नहीं मिलता, एल्कीन मिलता है, हमने देख लिया। अगर डाइओल हो तो एल्काइन मिलेगा, अदरवाइज एल्काइन भी नहीं मिलता। एल्काइल हाइड्राइड्स मिल चुके हैं, अल्कोहल से अल्कोहल मिलने का तो कोई सवाल नहीं है। अब अल्कोहल से एल्डिहाइड्स और एसिड्स मिलते हैं कि नहीं, वो कब मिलेंगे, मैंने कब बताया था कि जो अल्कोहल से ऊपर वाला जो कंपाउंड्स होते हैं वो हमेशा ऑक्सीडेशन से मिलेंगे। तो अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन की बारी आएगी, उन ऑक्सीडेशंस को मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एस्टेरिफिकेशन की बात करते हैं। एस्टेरिफिकेशन क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत ही इसमें जो OH होते हैं, नंबर ऑफ OH आयन से OH ग्रुप्स जो होते हैं उनको एस्टिमेट करने का काम आता है। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ these reactions of esterification। ठीक है जी, एस्टेरिफिकेशन की जो रिएक्शंस है उनका ये इम्पॉर्टेंस है। ठीक है, एस्टेरिफिकेशन का मतलब क्या हुआ, तुमने शायद पहले देखा हो कि भाई अगर किसी एसिड और अल्कोहल को ऐड करो, एसिड और अल्कोहल को ऐड करो तो ऐड मतलब रिएक्ट करवाओ तो वो एक एस्टर बना लेते हैं। ठीक है, वो एक एस्टर बना लेते हैं बाय गिविंग आउट H2O, एक मॉलिक्यूल ऑफ H2O। ठीक है, थर्ड इज एस्टेरिफिकेशन। ठीक है, एस्टेरिफिकेशन एक एग्जाम्पल देते हैं तुम्हारे लिए, O। ठीक है जी, अब इसके साथ अगर मैं, ठीक है जी, इसकी रिएक्शन करवा दूँ, ये क्या है तुम्हारा एसिड है कि नहीं है, ये एसिड हो गया और ये तुम्हारा अल्कोहल हो गया। ठीक, यहाँ पर क्या होता है कि ये भाई साहब इस पर अटैक कर देते हैं, ये अटैक करेंगे तो ये O-। ठीक है, ठीक है जी, तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पे H+ और ये दोनों के दोनों निकल जाते हैं। ठीक है, और फिर ठीक है, यहाँ से ये अपने H+ दे के अपना अपने इलेक्ट्रॉन्स दे के, तो तुमने देखा कि यहाँ पे जो RH था ना उसकी जगह R लग गया, बस इतना ही हुआ है। R, इसको R' मान लो, R' है, R' है, R' है, तो यहाँ पर H की जगह बस R' लग गया, ध्यान से देखो। तो जब एसिड ये है तो इसको हम कहते हैं एस्टर, ये भाई साहब होते हैं एस्टर, तो इसको एस्टेरिफिकेशन कहते हैं। इस रिएक्शन को बहुत अच्छे से हम जब एस्टर पढ़ेंगे तब देखेंगे, बट बेसिक यही है कि एक एसिड और एक अल्कोहल मिलके एक एस्टर बनाते हैं। यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पर एक OH- निकला है और एक H+ निकला है, तो ओवरऑल एक H2O निकला है, H2O मॉलिक्यूल यहाँ से निकला। ठीक है, तो इसको कंडेंसेशन भी कहते हैं कि कंडेंस हो गया, एक H2O मॉलिक्यूल इसने दे दिया। गॉट इट? ठीक है,
तो अगर तुम इसको सही में देखना चाहते हो बेसिक लेवल पे, बहुत क्रूड लेवल पे लिखा हुआ, तो इस तरीके से भी लिखा हुआ होता है ये इस तरीके से भी लिख सकते हो तुम इसको, ठीक है। अगर बस -H2O तो इट विल गिव यू R⁻C⁻O⁻, ठीक है जी। ये तुम्हारा एस्टर हो गया। अब ये किस तरीके से तुम्हारा काम आता है टू एस्टिमेट नंबर ऑफ OH। जितने नंबर ऑफ OH होंगे किसी भी अल्कोहल में, यहाँ पे तो एक है ना, एक से ज़्यादा भी तो हो सकता है किसी अल्कोहल के अंदर। अगर एक से ज़्यादा हुए तो ये एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करेगा, और ये जो OR लगे हैं इस मतलब इस R से जितने ये ग्रुप लगे हैं वो उतने ही ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। एक सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ओके पहले एक और चीज़ लिख लेते हैं, चलो ठीक है इसको पहले कर लेते हैं, फिर नहीं तो ठीक है पहले ये लिख लेते हैं यार, क्योंकि ये एसिड है, एसिड के साथ में अगर तुम, ये तो एसिड के साथ हो गया, अगर तुम एसिड क्लोराइड के साथ भी ये रिएक्शन करवाते हो तो भी तुम्हें सेम ही प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर होगी बात? बस यहाँ पे ध्यान रखना कि जो रिएक्टिविटी है दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, तो ठीक है। अब ये एस्टिमेट कैसे करोगे? देखो काम क्या बोल रहा था मैं, अगर ये एक OH होगा तो एक ही से रिएक्ट करेगा, अगर ये इसी मॉलिक्यूल के अंदर 2 OH हैं तो ये 2 के साथ रिएक्ट करेंगे, मतलब ऐसे जो ग्रुप लगे हैं इस R' के साथ वो 2 होंगे। अगर OH 3 होते तो ये भी 3 हो जाते, ठीक है, सिंपल सा है। तो इसी चीज़ के ऊपर ये बेस्ड है, तो इसलिए इसमें लिखो मेन यूज़ ऑफ एसिटाइलेशन, मेन यूज़ ऑफ एसिटाइलेशन ऑफ एल्कोहल्स। ये एसिटाइलेशन का मतलब क्या हुआ, इसमें ये एक जेनरिक वो एसिड है, अगर मैं इसकी जगह है यहाँ पे मेन यूज़ समझ लो, ठीक है। मेन यूज़ क्या है एसिटाइलेशन का, या मेन यूज़ ऑफ एसिटाइलेशन इज एस्टिमेशन ऑफ OH ग्रुप्स, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से लिख लो, मेन यूज़ ऑफ एसिटाइलेशन is estimation of OH groups in an alcohol। कैसे? देखो यहाँ पर तो मैंने एक जेनेरिक एसिड लिया था, अगर मान लो मैं एसिटिक एसिड ले लूँ तो यही रिएक्शन क्या हो जाएगी, यही रिएक्शन क्या हो जाएगी, कुछ इस तरीके की हो जाएगी। यहाँ पर ये इंस्टेड ऑफ जस्ट R⁻C⁻O यहाँ पर जुड़ेगा ये, आएगा, इसको एसिटाइल ग्रुप कहते हैं, ठीक है। और जितने OH रहे होंगे इसके अंदर, इस एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने OH रहे होंगे उतने ही एसिटाइल ग्रुप इस पे जाके जुड़ गए होंगे, हाँ है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर लेट्स से वी हैव CH3 C⁻O OH प्लस CH2 OH OH, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तुम्हारा CH3 एक सेकंड रुको, CH2O CO CH3, तो ये एसिटाइल ग्रुप हो गया, और यहाँ पर भी क्या आएगा O⁻O CH3, ये एसिटाइल ग्रुप हो गया। तो तुम देख रहे हो 2 OH थे तो यहाँ पे 2 एसिटाइल ग्रुप लग गए, है ना, ठीक है, ये ध्यान रहना। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ध्यान देने वाली है कि जो यहाँ पर यूज़ होंगे वो जेनरिक ये नहीं होंगे, मतलब ये ज़रूरी नहीं कि यही हो, इसके अलावा तुम्हारे पास एनहाइड्राइड्स हो सकते हैं, जैसे CH3 CO होल ट्वाइस, मतलब ROH, ठीक है। और
यहाँ पर क्या आ जाएगा ROC, ये तुम्हारा एसिटाइल ग्रुप है, ठीक है। या इसी में ही सेम और CH3COCl, ठीक है, सेम प्रोडक्ट यही आएगा इन तीनों से, गॉट इट। तो बस इम्पॉर्टेंट क्या है कि किसी एसिटाइल ग्रुप डोनेट करने वाले के साथ किसी अल्कोहल का रिएक्शन कराओगे तो उसके H की जगह एक एसिटाइल ग्रुप लग जाएगा, इतना क्लियर है। अब ये नंबर ऑफ एसिटाइल ग्रुप्स कैसे एस्टिमेट करेंगे, मान लो हमें पता चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ एसिटाइल ग्रुप्स इस पे लगे हैं, तो हम ये पता कर सकते हैं कि कितने कितने हाइड्रोक्सी ग्रुप्स ओरिजिनल अल्कोहल में थे, है ना। तो यहाँ पर अगर 2 लगे हैं तो ओरिजिनल में 2 थे, इतना अगर ये हमें पता चल जाए तो हमें ये भी पता चल जाएगा। तो पता कैसे चलता है, इसका मोलर मास निकालने, मान लो इसका मोलर मास X है, ठीक है, तो इस मोलर मास में से अगर 2H निकले तो कितने आ गए, इसमें 2 एसिटाइल ग्रुप आ गए ना। तो हम इस तरीके से इसको एस्टिमेट करते हैं। देखो इसकी कैलकुलेशन देखो, ऑलवेज कैरिड आउट इन नॉन एक्वस मीडियम, ये ध्यान रखना, इट इज़ ऑलवेज कैरिड आउट इन नॉन एक्वस मीडियम। तो कैसे करेंगे इसको कैलकुलेट, वो देखो, मैं ही मिटा रहा हूँ भाई। देखो जैसे मान लो इसमें XH है, ठीक है, तो इसका मोलर मास M है मान लो, माइनस कितने, एक H का मास होता है 1, तो XH का मास कितना हो जाएगा, M - XH का मास हो जाएगा X, तो टोटल में से X माइनस कर दिया, ऐड कितना होगा, जितने H हटेंगे उतने ही एसिटाइल ग्रुप्स लग जाएंगे। X इंटू एसिटाइल ग्रुप का वेट कितना होता है, CH3C डबल बॉन्ड O, ये एसिटाइल ग्रुप हो गया। इसमें क्या है, 2 कार्बन 24 प्लस 3 प्लस 16 43 हो गया। अच्छा यहाँ पे X इंटू 43 आ गया, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू नया मोलर मास, है ना, ठीक है। तो X कैसे निकलेगा, X से इसको इधर माइनस करेगा तो क्या आएगा, 42X प्लस M इक्वल्स टू M डैश। तो देयरफॉर X विल बी इक्वल्स टू मोलर मास ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोलर मास ऑफ अल्कोहल जो शुरुआत में था अपॉन 42, है ना। इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो लिखो नंबर ऑफ OH ग्रुप्स, ये X जो है नंबर ऑफ OH ग्रुप्स है, नंबर ऑफ OH ग्रुप्स इज इक्वल्स टू मोलर मास ऑफ द प्रोडक्ट माइनस मोलर मास ऑफ द, या मोलर मास ऑफ द प्रोडक्ट की जगह लिख सकते हो मोलर मास ऑफ द एसिटाइल डेरिवेटिव माइनस मोलर मास ऑफ द अल्कोहल अपॉन 42, ठीक है जी। अच्छा, अगर सल्फोनिक एसिड या सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ में ये हमने फॉर्म किया, इंस्टेड ऑफ एसिटाइल ग्रुप की जगह अगर हमने कोई सल्फोनाइल ग्रुप लगाया तो कैसे करेंगे, ठीक है। सेम रिएक्शन है, मतलब ऐसा कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। रिएक्शन क्या होगी, R-OH प्लस OHS डबल बॉन्ड O, ये तुम्हारा सल्फोनिक एसिड हो गया ना, ठीक है। तो अच्छा, अभी यहाँ पे क्या होगा, ये H2O निकल जाएगा, इधर आएगा ROS डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो ये तुम्हारा आ गया। अच्छा, यहाँ पर इसके साथ में H हटा और H की जगह क्या लग गया, ये वाला पार्ट लग गया ना। बस क्या करना है, इसके मास को इसके मास से 1 को माइनस करो, आ जाएगा, ठीक है। क्लियर होगी भाई बात ये। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर मैं यही करता इसके साथ में, लेट्स से अगर हैड आई डन इट विद दिस, तो ये मिलता मेरे को, ठीक है। इसमें अगर तुमको नंबर ऑफ OH ग्रुप्स जानने होते, नंबर ऑफ OH ग्रुप्स, तो कैसे जानते, नंबर ऑफ OH ग्रुप्स, नंबर ऑफ OH ग्रुप्स कैसे जानते हैं, इक्वल टू इसका कितना मास है 32 और 32 64, और ये कितना है 15,
64 और 15 कितना होता है 79, ठीक है। तो 79, एक मिनट सॉरी, मास मोलर मास ऑफ सल्फोनाइल डेरिवेटिव माइनस मोलर मास ऑफ अल्कोहल अपॉन 79 माइनस 1 विच इज़ 78, ठीक है। तो क्लियर होगी बात। सेम वे अगर तुम टोसाइल क्लोराइड के साथ बात करो, जैसे ये तो सल्फोनाइल टोसाइल क्लोराइड क्या होता है, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ। टोसाइल क्लोराइड इज़ बेसिकली दिस ओनली, बनेगा यही, लेकिन आएगा शुरुआत में क्या आएगी, इस तरीके से होगा वो। ये बहुत ही अच्छा ग्रुप होता है जो कि अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है और ये निकल जाता है यहाँ HCl। तो यहाँ पे क्या निकलेगा माइनस HCl, ठीक है। माइनस HCl होगा तो क्या आएगा ROS डबल बॉन्ड O CH3। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ H निकला है और H के साथ साथ H हटने के बाद हमें ये ग्रुप मिल गया। तो भाई इसमें भी अगर तुम यही फॉर्मूला लिखोगे, नंबर ऑफ OH ग्रुप्स, अगर कभी ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे तो क्या करोगे, मोलर मास ऑफ सल्फोनाइल डेरिवेटिव। तो ये जो सल्फोनाइल डेरिवेटिव, इसका मोलर मास mm ऑफ सल्फोनाइल डेरिवेटिव माइनस मोलर मास ऑफ अल्कोहल्स अपॉन, देखो ये H है और ये क्या हो गया 32, और इसका कितना होता है 78 माइनस 2 76, और यहाँ कितना आ गया 14, वो सॉरी 15 माइनस 1, तो 14 मान लो इसको। टोटल कितना हो गया ये 64 प्लस 76 प्लस 14, ठीक है। कितना आ गया ये 7 6 13 14 140 154, तो ये टोटल आ जाएगा 154। तो मतलब जैसे मैं खुद ये कर पा रहा हूँ यहाँ पे तुम भी कर पाओगे। तुम्हें बस इतना देखना है कि H हटने पे कौन सा ग्रुप लग रहा है, तो जितने H होंगे उतने ही ये वाले ग्रुप लग जाएंगे। सिंपल सी बात है। अगर एक ग्रुप लगा, मान लो एक ही H है तो एक ही ग्रुप लगेगा। टोटल मास कितना है इनका 155, H जो हटा उसका 1 है, तो टोटल मास कितना हो गया भाई, बाकी पार्ट तो सेम ही है, RO तो सेम ही है, तो यहाँ पर RO प्लस 154 होगा और यहाँ पे RO प्लस 1 होगा, तो सॉरी 155, RO प्लस 155 माइनस RO प्लस 1, तो RO से RO गया 155 माइनस 1 154, 154 अपन 154 कितना हो गया 1। तो जब तुम्हें पता है कि यहाँ पे एक ही H है तो एक ही सल्फोनाइल ग्रुप जुड़ेगा। तो इस तरीके से हम कोई भी ऐसा ग्रुप जोड़ते हैं तो हम हमेशा उसके नंबर ऑफ OH ग्रुप्स कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरीके से एक और होता है जिसको हम एल्काइलेशन ऑफ अल्कोहल कहते हैं। एल्काइलेशन क्या होता है कि जो H है, H की जगह कोई एल्काइल ग्रुप लग जाएगा, मतलब अल्कोहल की जगह ईथर बन जाएगा इंस्टेड ऑफ कोई एस्टर, ठीक है, इंस्टेड ऑफ कोई एस्टर, ठीक है जी। तो ये एल्काइलेशन की बात कर लेते हैं, फिर हम और किसी की भी बात कर लेंगे, ठीक है। फिर ऑक्सीडेशन की भी बात करेंगे यार आज, दोनों ऑक्सीडेशन की, ठीक है। दो टाइप के ऑक्सीडेशन होता है, एक माइल्ड और एक स्ट्रॉन्ग, ठीक है। यहाँ पे हो गया एल्काइलेशन अल्कोहल्स, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स से वी हैव दिस। अगर मैं इसको बाईमिथाइल ये डाईमिथाइल सल्फेट के साथ में रिएक्ट कराऊं, भाई दोनों में से किसी एक के साथ, इसके साथ या इसके साथ, तो क्या आएगा यहाँ पर ROCH3, तो यहाँ पे क्या हो गया मिथाइलेशन हो गया, ठीक है। और ये दोनों के दोनों हैं, इन दोनों को हम क्या कहते हैं, इन दोनों को हम कहते हैं मिथाइलेटिंग एजेंट्स, ठीक है, मिथाइलेटिंग एजेंट्स, ठीक है जी। तो इसमें क्या करना होगा, अगर तुम ध्यान से देखो, एक H गया है और एक CH3 आ गया, तो अगर मेरे को इसमें एस्टिमेट करना होगा नंबर ऑफ OH ग्रुप्स, तो कैसे एस्टिमेट कर लूँगा भाई, इसके प्रोडक्ट मोलर मास ऑफ ईथर जो
प्रोडक्ट में आया है, माइनस मोलर मास ऑफ एल्कोहल, और एक H हटने पे कितना का इंक्रीमेंट हो रहा है, 14 का। एक H हटा और यहाँ पे 15 बढ़े, 12 और 3 15, तो 15 माइनस 1 कितना हुआ, 14। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला हो जाएगा। गॉट इट? ठीक है, तो उसमें लिख लो इन सच रिएक्शंस H इज रिप्लेस्ड बाय R, इन सच रिएक्शंस H इज रिप्लेस्ड बाय R। ठीक है, reagents are called alkylating reagents, reagents are called alkylating reagents। ठीक है, examples of methylating reagents are this। ठीक है, ये दोनों लिख लेना। and the base uses NaOH और K2CO3, NaOH और K2CO3, और इसका एस्टिमेशन तो तुम देख ही रहे हो। ठीक है, एस्टिमेशन तुम इसका देख ही रहे हो। तो यहाँ पर तुम्हारा ये एस्टरिफिकेशन का पार्ट खत्म होता है। इसमें एक और होता है, हालांकि बहुत ज़्यादा ऐसा पूछा नहीं जाता, बट क्योंकि जब मैं एस्टरिफिकेशन करा ही रहा हूँ तो ये भी करा देता हूँ। ये प्रोटॉन एसिड के साथ मैं एस्टरिफिकेशन बता रहा हूँ। ठीक है, थर्ड एस्टरिफिकेशन विद प्रोटॉन एसिड किन के साथ में होता है, जैसे देखो ROH और HNO2, इसको बोलते हैं होनो। ठीक है जी, अगर तुम इसके साथ में रिएक्शन कराते हो तो तुम्हारा क्या निकलेगा, RONO। ठीक है, इसको नाइट्राइट कहते हैं, एल्काइल नाइट्राइट। ठीक है जी, अगर यही रिएक्शन मैं कराऊं तुम्हारी H2SO4 के साथ, ठीक है जी, तो यहाँ पर तुम्हारे पास ये मिल जाएगा, दिस इज एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, और यही अगर मैं तुम्हारी रिएक्शन फॉस्फेट के साथ कराऊँ, फॉस्फोरिक एसिड जो है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ROP डबल बॉन्ड OH, ये हो जाएगा एल्काइल हाइड्रोजन फॉस्फेट। नाम लिख लेना, एल्काइल हाइड्रोजन फॉस्फेट। ठीक है जी, तो तुम देख रहे हो कि इनके साथ भी एस्टरिफिकेशन करता है। अगर तुम्हें यही फॉर्मूला यूज़ करना हो तो यहाँ पे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हुआ क्या है, H की जगह तुम्हारा NO लग गया, यहाँ पर H की जगह तुम्हारा ये वाला पोर्शन लग गया, और यहाँ पर H की जगह तुम्हारा ये वाला पोर्शन लग गया। तो इसमें इसका मास निकाल लेना, कितना है ये, 14 और 16 30। ठीक है, तो 30 माइनस 1 29 से डिवाइड करना, मतलब इसका मोलर मास माइनस इसका मोलर मास अपॉन 29। इसमें इसका मोलर मास माइनस इसका मोलर मास, और ये कितना होता है 48 और 32 80। ठीक है, अपॉन 80 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे H माइनस H हो गया, और यहाँ पे क्या है 31, और ये कितने हो गए 31 और 32 और 48। ठीक है, इसमें भी बाय 80 करना, बाय 80 कर देना इसको। ठीक है, तो क्लियर हो गई बात। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन की बात करते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। आज ऑक्सीडेशन दोनों कंप्लीट कर लेंगे, बस फिर तुम्हारा अल्कोहल कल के लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। फिर फिनॉल्स बचे, और नहीं सॉरी, फिर क्या बोलते हैं उसको, डायोल्स बचेंगे। डायोल्स करेंगे 1-2 लेक्चर के अंदर, इसको कंप्लीट करेंगे। फिर तुम्हारे फिनॉल्स एंड ईथर्स आएंगे। फिनॉल्स एंड ईथर्स करने के बाद हम एल्डिहाइड और कीटोन्स पे आ जाएंगे। इस महीने हम दोनों के दोनों कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर किस चीज़ की बात हो रही है, इसकी बात हो रही है। देखो CH2 मान लो ऐसा कुछ है, तो अगर मैं यहाँ पे डी हाइड्रोजनेशन कर दूँ, तो डी हाइड्रोजनेशन का मतलब हो गया 2 H निकाल दिए, और यहाँ पर क्या आएगा RC डबल बॉन्ड OCH। एक सेकंड रुको, नहीं यहाँ से नहीं निकलेगा तो यहाँ से निकलेगा। ठीक है जी, इसका कोई लेना देना नहीं है इससे। ठीक है, यहाँ पर ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये निकलेगा और ये निकलेगा -H2।
ठीक है। बेसिक क्या हो रहा है कि अगर ये तुम्हारा OH है तो ये तुम्हारा अल्फ़ा कार्बन है, तो अल्फ़ा पे एक हाइड्रोजन होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर ये देखो यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल था तो तुम्हारा कीटोन मिला। अगर यही तुम्हारा 1 डिग्री अल्कोहल होता या ये होता तो इस वाले केस में क्या होता, ये और ये निकल जाते तो क्या था RC⋯OH, या फिर अगर इसकी बात करो तो यहाँ पे HC⋯OH, तो यहाँ पे मिथेनॉल मिल गया, सॉरी मिथेनल मिल गया, क्या बोलेंगे इसको, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। तो तुम यहाँ पे देखो ये डिहाइड्रोजनेशन है, बेसिक तो यही है। तो लिखो इसमें दिस इज़ अ 1-2 एलिमिनेशन प्रोसेस। 1 मतलब इससे और 2 मतलब ये 1-2। अगर मैं इसको 1 पोजीशन देता हूँ, इसको 2 पोजीशन देता हूँ तो 1-2 एलिमिनेशन है, ठीक है। लिखो दिस इज़ अ 1-2 एलिमिनेशन प्रोसेस। इट इज़ बेसिकली डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन। It is basically dehydrogenation reaction in which one hydrogen is taken from the oxygen of the hydroxy group, and the other hydrogen is taken from the alpha carbon, and the other hydrogen is taken from the alpha hydrogen, ठीक है। मैकेनिज्म से हमें ज़्यादा कोई मतलब नहीं है इसमें, ठीक है। टेकन फ्रॉम दी अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंस क्या है कि अल्फा हाइड्रोजन होना ज़रूरी है। मान लो कि ये हो तुम्हारे पास, क्या ये रिएक्शन देगा या ली? नो, क्यों? क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, ठीक है। तो लिखो ओनली दोज अल्कोहल्स अंडरगो ऑक्सीडेशन which have at least one alpha hydrogen, ठीक है। इन तीनों में देखो therefore 3 डिग्री अल्कोहल्स, ये 3 डिग्री है ना, 3 डिग्री अल्कोहल्स डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन। अगर तुम इसको ऑक्सीडाइज करने की कोशिश करोगे तो एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हारे पास क्या आएगा, मान लो तुम इसमें ऐसे ऑक्सीडेशन करने की कोशिश करो तो तुम्हारे पास आएगा ये, इंस्टेड ऑफ डिहाइड्रोजनेशन प्रोडक्ट तुम्हारे पास डिहाइड्रेशन प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है, जो कि एल्कीन है। गॉट इट, ठीक है। तो लिखो 3 डिग्री अल्कोहल्स डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन, ब्रैकेट में लिखना यू गेट डिहाइड्रेशन प्रोडक्ट इंस्टेड ऑफ डिहाइड्रोजनेशन प्रोडक्ट, ठीक है जी। क्लियर होगी बात? अच्छा, इसमें अगर तुम देखो इसका रेट सबसे ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू दिस, तो अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसका डिहाइड्रोजनेशन जो रेट होगा वो इससे ज़्यादा होगा और वो इससे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो क्लियर होगी बात? चलो अब जरा ये ऑक्सीडेशन की बात करते हैं कि ऑक्सीडेशन में कौन कौन से वो अवेलेबल है ना। अगर 1 डिग्री अल्कोहल होगा तो एल्डिहाइड मिलेगा, 2 डिग्री तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करते हैं सबसे पहले। ये फोर्थ इज ऑक्सीडेशन। आज एटलीस्ट ऑक्सीडेशन की बात कर लेते हैं, तो कल फिर हमारे पास रिडक्शन और बाकी छोटी मोटी चीज़ें बचेंगी। ए, दिस इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अगर MOA यूज़ करूँगा तो तुम्हारे पास तुम्हें क्या मिलेगा, ध्यान रखना। अगर ROH है, ROH नहीं, अगर 1 डिग्री अल्कोहल है और तुमने इसमें माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ किया, ठीक है, तो तुम्हें एल्डिहाइड्स मिलेंगे, ठीक है। और अगर तुमने 2 डिग्री अल्कोहल यूज़ किया और तुमने उसमें माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ किया, अब ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं वो हम देखेंगे, मैं लिखवा दूंगा सारे के सारे, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पे अगर तुम देखोगे CH3, CH2,
OH, ठीक है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो तुमको क्या मिलेगा CH3 CH, ठीक है। और अगर तुमने इंस्टेड ऑफ दिस ये यूज़ किया, ये MOH नहीं है, MOA है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो इस तरीके से तुमको मिलेगा, और जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो एक एक करके मैं लिखता हूँ। भाई देखो 7-8 होते हैं, याद रखने की ज़रूरत है, तो इसलिए याद करना ज़रूरी है। जैसे X2, ठीक है, सेकेंड इज Cu 300, ये Cu 300 और Ag 300, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। थर्ड वन इज फेंटॉन्स रिएजेंट, ठीक है जी। इनके बारे में जो जो कुछ मेरे पास इन्फॉर्मेशन है या जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो तुम्हें मैं दे देता हूँ, ठीक है जी। फोर्थ इज K2 Cr2O7 H2SO4, ये ध्यान रखना है कोल्ड में यूज़ होगा, अगर हॉट में यूज़ हुआ तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे काम कर देगा, ठीक है। इसमें जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है जो मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, जोन्स रिएजेंट, ठीक है। सैरेट रिएजेंट होता है, सैरेट रिएजेंट बेसिकली तुम्हारा PCC होता है, ठीक है। सैरेट रिएजेंट विच इज़ PCC विच इज़ CrO3 पायरिडीन, इसको बोलते हैं क्लोरो पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, जिसको हम कहते हैं PCC पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ठीक है। 6 हो गया। 7th MnO2 CH2 Cl2, ये सारे के सारे याद रखने के लिए ज़रूरी नहीं है, जो कुछ हैं वो मैं बता रहा हूँ। 8 इज़ एल्यूमिनियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड, इंपॉर्टेंट है, ये ओपन और ऑक्सीडेशन जो होता है उसमें काम आता है। एल्यूमिनियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड, ठीक है। इसको सबको मैं कराऊंगा तुम्हारा एल्डिहाइड एंड कीटोन में, ठीक है, ओपन आर ऑक्सीडेशन, ठीक है जी, स्लैश एसीटोन, ठीक है, और पी बेंजोक्विनोन, ठीक है। तो क्लियर होगी बात। 7-8 मैंने बताया था, 7-8 ही हैं। लिखो भाई, PCC के बारे में लिख लो। PCC कैन नॉट बी यूज, अगर कहीं पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो PCC यूज़ नहीं करना है, ठीक है। ये तुम्हारे जेई के पर्सपेक्टिव से है, तुम्हारे बोर्ड्स में तो हालांकि कोई ज़्यादा कुछ पूछेगा नहीं, बट देन अगेन लिख लो, PCC कैन नॉट बी यूज फॉर बेस सेंसिटिव कंपाउंड्स, कैन नॉट बी यूज फॉर बेस सेंसिटिव कंपाउंड, सॉरी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पे इसका कोई असर नहीं होता, दैट्स व्हाट आई मीन टू से। लिखो इसमें कैन नॉट बी यूज फॉर बेस सेंसिटिव कंपाउंड्स, और इसी PCC के लिए लिखना इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन डबल और ट्रिपल बॉन्ड, इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन डबल और ट्रिपल बॉन्ड। जोन्स रिएजेंट के लिए इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं वो दिख लो। एक ये है, ये है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। 5 ही हैं, कहीं ना कहीं हो जाएंगे। ये अभी देखो तुम्हारे टेस्टिंग में आएगा, ये भी तुम्हारी टेस्टिंग में आएगा, तुम्हारा हेलो फॉर्म जो रिएक्शन होती है, ये तीनों याद रखना भाई, है ना। अलग अलग रिएक्शंस में ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं यूज़ होगा, लेकिन ये याद रखना है, ठीक है। देखो जोन्स रिएजेंट कैन नॉट बी यूज फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ, कैन नॉट बी यूज फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ एसिड सेंसिटिव कंपाउंड्स, ये बेस सेंसिटिव में यूज़ नहीं हो सकता था PCC, ये जोन्स रिएजेंट एसिड सेंसिटिव में नहीं यूज़ हो सकता, ठीक है, क्योंकि इसमें H2SO4 है, ठीक है। क्लियर होगी बात। कैन नॉट बी यूज फॉर एसिड सेंसिटिव कंपाउंड्स, नो इफेक्ट ऑन डबल और ट्रिपल बॉन्ड, इसमें भी कोई इफेक्ट नहीं होगा डबल और ट्रिपल बॉन्ड पे, ठीक है। नेक्स्ट लिखो
ये एल्यूमिनियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड, इसके बारे में लिखो, ठीक है। एल्यूमिनियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन, ठीक है, इट डज नॉट, ये सबसे आसान अच्छा क्यों है, क्योंकि ये OH के अलावा और किसी पे असर डालता ही नहीं है, इसका किसी और से मतलब ही नहीं है। तो लिखो इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन एनी अदर ग्रुप दैन अल्कोहलिक ग्रुप, इसके लिए ये सबसे अच्छा है इनमें, ठीक। नेक्स्ट लिखो 3D, अगर मैं इसके साथ में रिएक्शन करवाता हूँ तो ये तुम्हें आगे जब अभी हम टेस्ट बोलेंगे ना, अल्कोहल्स के टेस्ट कौन कौन से होते हैं, तो उसमें से एक टेस्ट होता है अगर तुम Cu 300 के साथ में, Cu 300 डिग्री सेल्सियस के साथ में अगर रिएक्ट कराओ किसी को, तो फर्स्ट डिग्री अल्कोहल तुम्हारा एल्डिहाइड दे देगी, सेकंड डिग्री अल्कोहल तुम्हारा कीटोन दे देगी, और अगर थर्ड डिग्री अल्कोहल होगा तो वो सीधे एल्कीन देगी, जो मैंने अभी बताया था, ठीक है। तो लिखो ऑन ट्रीटमेंट 3 डिग्री अल्कोहल्स ऑन ट्रीटमेंट विद Cu, 3 डिग्री अल्कोहल ऑन ट्रीटमेंट विद Cu at 300 degree Celsius, at 300 degree Celsius gives dehydration product, that is alkene, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे लिख देते हैं भाई, ठीक है। क्या है एग्जाम्पल के तौर पे, CH3 OH CH3 भाई, सिंपलेस्ट तो यही है ना, यहाँ पर डिहाइड्रेशन प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो क्लियर होगी बात। अब यहाँ पे साथ साथ लिख लो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में कुछ नहीं होता, इसमें तुम्हें सीधे सीधे एसिड मिल जाता है, ठीक है। और ये 1 डिग्री के साथ में एसिड दे देगा, 2 डिग्री के साथ में कीटोन दे देगा, 33 डिग्री रिएक्ट नहीं करते। तो उसमें लिखो 1 डिग्री अल्कोहल है, अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ गए, बस यहीं पे मैं सारा का सारा वो कर रहा हूँ। अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ तुम्हें एसिड मिल जाएगा, और अगर 2 डिग्री के साथ में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ तो कीटोन मिलेंगे। 3 डिग्री के साथ में कोई रिएक्शन नहीं, ठीक है जी। तो लिखो विद 1 डिग्री अल्कोहल यू गेट कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ये तुमने यहाँ पे लिख ही लिया। 2 डिग्री के साथ में तुम्हें कीटोन्स मिलेंगे, ठीक। और इसके जो रिएजेंट्स होते हैं वो लिख लो, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट इज KMnO4, ये बेसिक KMnO4 अगर तुम्हारा हुआ, या एल्कलाइन KMnO4, ठीक है। दूसरा देखो K2Cr2O7 है और H+ है। देखो उस वक्त कोल्ड था तो माइल्ड था, यहाँ पे हॉट है तो स्ट्रॉन्ग हो गया, ठीक है। KMnO4 H+ और हीट, ठीक है। और फोर्थ इज कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। HNO3 भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। तो आज के लिए तुम्हारा यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है। अगले 1-2 लेक्चर के अंदर इसको कंप्लीट करेंगे, और फिर तुम्हारा फिनॉल्स एंड ईथर्स है उसको कंप्लीट करेंगे, एंड देन वी विल मूव ऑन टू एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। चलो भाई, बाय बाय, टेक केयर।